इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है, हमारे मुल्क की रवायत रही है और ये रवायत उस वक्त तक रहेगी जब तक इलेक्शन होते रहेंगे। हमारे एक साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, जस्टिस इरशाद साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि पाकिस्तान के जब भी कभी कभी इलेक्शन होंगे तो हारने वाली जमात जो है कभी उसको तस्लीम नहीं करेगी और ये हमेशा सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को दोबारा पाकिस्तान भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो जो इस्तेमाल में ना ले आए, उस वक्त ये इल्जाम लगते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये इलेक्शन तो ठीक ठाक नजर आ रहे थे हमें, लेकिन ये जो आज कमिश्नर साहब जो है रावलपिंडी डिवीजन के, ये बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट रहे। मैं चूंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा है तो हमारे इनके साथ बहुत ज्यादा तरक्याती मामला में बड़ी मशावरत रही। इलेक्शन के मामला में इस बारे में कभी गुफ्तगू नहीं हुई, ना उन्होंने कभी इस बारे में जिक्र किया। लेकिन बहरहाल अब जो उन्होंने ये कहा कि जी मैंने करवाई, यानी मेरे कहने पर मैंने करवाई, तो ये एक सवालिया निशान बन जाता है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ये अपने मामला में इतने खुद मुख्तार होते हैं कि इलेक्शन कमीशन के भी हकामात को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इनके पास वसी इख्तियारात होते हैं। अब ये कमिश्नर साहब ने कहा जी मेरी वजह से हुआ या मैंने करवाया, ये मामला बड़ा सीरियस हो गया है। ये इस तरह वैसे होता नहीं है क्योंकि कमिश्नर का रोल जो होता है बहुत ही महदूद होता है। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी होती है। लेकिन अब यहाँ चूंकि बहुत बड़ा इल्जाम लग चुका है तो इसके बारे में तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ठीक है अपनी वजाहत भी करेगा, तरदीदी भी करेगा, लेकिन इसका बड़ा आसान तरीका यह है कि कमीशन पाकिस्तान 13 रिटर्निंग ऑफिसर हैं और हर उसके नीचे 2 AR होते हैं, 26 का स्टाफ होता है। इस सब को इलेक्शन कमीशन में तलब करे और उनको सामने फार्म 45 भी रख दें और फिर फार्म 47 जो रिटर्निंग ऑफिसर प्रोविजनल तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भेजता है गैर हातमी नतीजा, उसी में गड़बड़ होने के इम्कान होते हैं। तो दोनों फार्म उनके सामने रखे और कमिश्नर साहब को कहे कि जनाब जो रिपीट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपके सामने पेश कर दे। अगर सब रिटर्निंग ऑफिसर ये कह दे कि जनाब कमिश्नर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, ऐसा अब फार्म 45 भी दिखा दें, फार्म 47 भी दिखा दें, दोनों का मुवाजना कर दें। अगर उसमें कहीं टेम्परिंग नजर नहीं आ रही है और फार्म 45 फार्म 47 एक ही पेज पर है तो फिर कमिश्नर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो जाता है। फिर उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। कमिश्नर साहब के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस, उन्होंने झूठ बोला, गलत बयानी की और हालात को साजगार को खराब करने की कोशिश की, तो ये उनके खिलाफ मुकदमा चार्जशीट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में। अभी फॉर्म 45, 47 का मसला तो इससे पहले ही चल रहा है। बहुत सारी जमातें फॉर्म 45 ले लेकर फिर रही हैं। कोई कहता है हमारा फॉर्म 45 ठीक है, दूसरा कहता है कि नहीं हमारा फॉर्म 45 ठीक है। इस तमाम प्रैक्टिस से शायद इलेक्शन कमीशन की सेटिस्फैक्शन तो हो जाएगी, लेकिन लोगों की सेटिस्फैक्शन होना क्या पॉसिबल होगा, कंसिडरिंग कि लोग तो अब इस इंतखाब के बाद इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के ऊपर भी भरोसा उस तरह से नहीं कर रहे कि यहाँ धांधली, स्पेशली इन कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिन्होंने सीधा सीधा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी टारगेट कर दिया। देखें, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है। जब ये 2013 में इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशरी से थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की थी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने। वो उनको खत भी लिख रहे थे, उनके साथ राब्ते में भी थे, उनके दफातर जाते थे, उनका चेक करते थे रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में। तो यहाँ उस वक्त थोड़ा सा सवालिया निशान बनाया गया था। हमने भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के इस कंटेक्ट को हमने कहा आइन के आर्टिकल 219 की खिलाफवर्जी है। लेकिन यहाँ तो मामला मुख्तलिफ है। ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो तो कमिश्नर के अंडर होते हैं। अब कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि जी मैंने धांधली करवाई, मैंने टेम्परिंग कराई, तो ये तो खुद वो एतराफ जुर्म कर रहे हैं। उनके खिलाफ तो करप्ट प्रैक्टिस का मुकदमा नहीं दर्ज हो जाता है कि भी आपने कैसे करा दिया। बहरहाल अब सारे रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हों, उनको किस तरह से हदायत जारी कर सकते हैं 13 रिटर्निंग ऑफिसरान को। रावलपिंडी में 4 जिले हैं तो सबको कैसे कह सकते हैं। ठीक है, रावलपिंडी डिवीजन तो रावलपिंडी जो शहर के अंदर आता है वो तो खैर पैदा बात है, लेकिन बाकी 3 जिलों में कैसे हो गया, तो ये बात समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इनके बारे में मुकम्मल तौर पर तहकीकात करे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेना ना मुनासिब था, उसका नहीं होना चाहिए था, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने किसी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, 2013 के इलेक्शन में जस्टिस इफ्तिखार ने मुदाखलत की थी, वो भी बाद में सबने एतराजात भी किए और बाद शख्सियात ने तो बाकायदा उनके बारे में सख्त जुमले भी किए जो उनको कंटेम्प्ट कोर्ट भी लगा। लेकिन ये सारे मामला जो है ये हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन कमिश्नर साहब ने जो भी बात कही है इसको इलेक्शन कमीशन बस संजीदगी से ले
ये वैसे तमाम जीत से नहीं लिया गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन खबर साहब, अब इन इंतखाबात के हवाले से एक और सवाल उठ रहा है कि इंतखाबात ने तो स्टेबिलिटी लेकर आनी थी और स्टेबिलिटी तो नहीं आई है। व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद बहुत सारे इबाहम ये भी उठ रहे हैं कि क्या कहीं किसी गैर जमहूरी साइड पर तो नहीं जा रहे, या फिर इंतखाबात दोबारा तो नहीं होने जा रहे, या केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड करना। बड़ी एक इबाहम पैदा हो गए हैं, अजीब व गरीब सी कैफियत हो गई है। हुकूमत में कोई बैठना नहीं चाह रहा है, ऑपोजिशन में सारे बैठने को तैयार हो रहे हैं, और हर कोई कह रहा है कि हमारी हुकूमत बननी चाहिए, चाहे वो इंडिपेंडेंस बैक बाय पीटीआई हो या वो पीपल्स पार्टी या वो पीएमएलएन, सब यही कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ठीक है हमारी हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के जो बोझ है उसको भी कंधा कोई नहीं देना चाह रहा है। सो अब क्या होगा? अब देखिए, गवर्नमेंट फेडरल, पहली बात यह है कि इस वक्त आज तक अभी तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 103 हलकों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, 12/48 पर हतमी रिजल्ट जारी किया, जबकि टोटल सीटें 266 है। अभी तक जब तक कि ये एक रवायत है कि जब तक वफाक में हुकूमत साजी नहीं हो जाती, प्राइम मिनिस्टर हलफ नहीं उठा लेता, तो सूबे इसके बाद में करते, या एक ही लम्हे एक ही दिन वफाक में भी और चारों सूबों में भी हुकूमत तश्कील पाई जाती है। ये हमेशा एक रवायत रही है। वैसे तो अगर पहले अगर कोई सूबाई हुकूमत अपनी हुकूमत तश्कील देती है तो कर सकती है, लेकिन रवायत ये है कि पहले वफाक, इसके बाद सूबे। अभी तो वफाक में तो 103 जो है हल्कों की नोटिफिकेशन हुआ है, तो इम्कान तो नजर यही आ रहा है कि वो 30 फरवरी तक जो है इसका हो जाएगी कौमी असम्बली का इजलास। लेकिन हुकूमत बहुत ज्यादा कमजोर विकेट पर खड़ी होगी, क्योंकि पीपल पार्टी ने तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टें लेनी है और बाकी कानून साजी में उनको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, बजट भी आना है। तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि आइंदा ये सिस्टम जो है ये ज्यादा तक चलेगा, क्योंकि किसी इतना 75 टोटल है इनके पास, मुस्लिम लीग नवाज के पास, जिसको हुकूमत साजी करेंगे। बाकी जो आजाद उम्मीदवार, आजाद अरकान जो शामिल हो जाते हैं, ये तो भीतर फौरन अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, जब दिल चाह हुकूमत छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें असर जो है वो 75 ही है। तो ये सारे मामला, हुकूमत बहुत कमजोर बिल्कुल पे खड़ी है, इसलिए चाहिए कि सब अंडरस्टैंडिंग करके, अब हम तमीम करके एक ऐसी सेटअप नेशनल गवर्नमेंट बना ले कि ताकि ये 4-5 साल जो है मुकम्मल कर ले और बाहर की इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। शॉर्टली कमर साहब, ये नेशनल गवर्नमेंट की आपने बात कर दी है, नेशनल गवर्नमेंट बनते हुए आपको नजर आ रही है? यहाँ तो दो जमातें नहीं मिलकर बैठ पा रही हैं, आप कह रहे हैं सारी जमातें मिलकर नेशनल गवर्नमेंट बना लें। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट का खतरा ही खतरा है। अगर ये नहीं बनाएंगे, एमक्यूएम के अपने मुतालबात हैं, एमक्यूएम की सदर मेंबर है, उन्होंने कहा कि जी 18वीं अमेंडमेंट के अंदर तरमीम की जाए, 18वीं अमेंडमेंट पर नजरसानी की जाए, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार बढ़ाए जाए। तो किस तरह से वो कानून साजी होगी? पीपल पार्टी तो इन मुतालबात को तस्लीम नहीं करेगी। तो ये सारा मामला ऐसा चलेगा, अगर इस तरह चलता रहा तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि बजट सेशन के बाद भी ये हुकूमत चल सकेगी। ज़ाहिर है किसी तरह भी अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए पैदल का तमाम सियासी जमातों को बोर्ड करके वहां पर हुकूमत बना ले, नहीं तो वफाकी हुकूमत बहुत कमजोर है। पंजाब हुकूमत बड़ी कमजोर होगी, यहाँ जो पीटीआई की हमायत याफ्ता है वो, और उसके बाद गवर्नमेंट में शामिल हो रहे हैं आजाद उम्मीदवार, वो किसी तरह भी वापस आ सकते हैं। तो ये सारे मामला पंजाब गवर्नमेंट बड़ी कमजोर। बेसिकली अगर इसी तरह हुकूमत चलती रही तो फिर बजट के बाद भी हुकूमत चलती हुई नजर आएगी।